दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 5 उद्योग यानी इंडस्ट्री। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं और दुनिया के प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार से हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 5 उद्योग। दोस्तों क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत एक वृक्ष से होती है, यानी जो नोटबुक है वो उसके लिए जो कच्चा माल है वो वृक्ष है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित करके काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है और काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर और पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है और अंत में ये आपके पास पहुंच जाती है। तो आपने जान लिया कि किस प्रकार से एक जो कागज़ है या नोटबुक है वो हमारे पास विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। दोस्तों द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण, जो विनिर्माण है या निर्माण क्षेत्र है, ये द्वितीय क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप में आपने देखा था कि कृषि और पशुपालन आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आते हैं और तृतीय क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्र आता है। तो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखा आपने कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग क्या है? तो दोस्तों उद्योग या इंडस्ट्री का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है और कोयला खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो आप समझ गए कि उद्योग एक द्वितीयक क्रियाकलाप है और यह एक आर्थिक गतिविधि है। यह वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री। तो उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कच्चा माल के बारे में। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। यानी किसी उद्योग को जो है कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है। कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? तो ये प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा जो होता है वो खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लोहा बनता है उससे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो समुद्र आधारित उद्योग होता है ये सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। और वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी और कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग होते हैं। तो आपने जान लिया कि किस प्रकार से जो है हमने देखा कि कच्चा माल आधारित उद्योग किस प्रकार से कृषि आधारित, उद्योग आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं।
अब आइए देखते हैं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की धनराशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आप जानते हैं छोटे आकार का उद्योग जो होता है उसमें कम लोग लगते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और उसकी उत्पादन की मात्रा भी कम होती है। लेकिन जो बड़े आकार के या बड़े पैमाने के उद्योग हैं जिनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और बहुत अधिक नियोजित लोग या कर्मकारों की संख्या होती है, उसका उत्पादन भी बड़ा होता है। दोस्तों, बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो कुशल तकनीकी और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और रेशम की बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों का उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है वो इस प्रकार से है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी किस प्रकार से जो है स्थापित की गई है। दोस्तों, उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि इसकी अवस्थिति, यानी उद्योग कहाँ पर स्थित होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कई कारक भी होते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। इसके अलावा विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार, ये उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक होते हैं। ये वे कारक होते हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां पर ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं और कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। यानी उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार व्यापारियों को या उद्योगपतियों को प्रोत्साहन भी देती है। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? दोस्तों, औद्योगिक तंत्र या इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है इसमें निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदलते हैं और जो उत्पादित होने वाला अंतिम उत्पाद होता है और इनसे अर्जित आय होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में अगर जो देखा जाए, उदाहरण लिया जाए तो कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत, ये सभी निवेश हैं। और प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होता है। जो कमीज आप पहनते हैं वह उसका उत्पादन कहलाता है। औद्योगिक तंत्र के बाद औद्योगिक प्रदेश। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश जो होते हैं इसका विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। दुनिया के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में बटे हुए हैं और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पे कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरे दुनिया का मानचित्र है और यहाँ पर विश्व की औद्योगिक पट्टी हल्के गुलाबी कलर से दिखाई गई है और काले कलर से औद्योगिक प्रदेशों को दिखाया गया है। तो जो हल्के गुलाबी कलर से वो औद्योगिक पट्टी को दर्शाता है कि किस प्रकार से ये औद्योगिक पट्टी दुनिया भर में विस्तृत है। दोस्तों, भारत में भी अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह,
बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक विपदा क्या होती है? दोस्तों, उद्योगों में दुर्घटना और विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब या अव्यवस्थित उपयोग के कारण घटित होती है। ऐसी ही एक घटना भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात में घटित हुई और अब तक की यह सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अनेक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी और हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों से पीड़ित हैं। तो ये औद्योगिक विपदा या औद्योगिक दुर्घटना होती है। इसी प्रकार की एक घटना 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओकाओ चोनगिंग में गैस कूप विस्फोट से हुई थी जिसमें 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो बहुत ही कष्टकारक होता है, त्रासदपूर्ण होता है औद्योगिक दुर्घटना। दोस्तों, औद्योगिक दुर्घटना जोखिम कम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए और विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की भी एक सीमा होनी चाहिए तथा उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो औद्योगिक विपदा या दुर्घटना से बचने का ये उपाय हो सकता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। दुनिया के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग क्षेत्र है। वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है उनमें जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग जो है वो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों, उभरते हुए उद्योग क्या हैं? तो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। अब विस्तार में आइए देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। दोस्तों, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग जो है इसमें बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल किए जाते हैं। यानी लौह अयस्क के लिए या लौह उत्पादन के लिए लौह अयस्क की मात्रा, कोयला और चूना पत्थर ये कच्चे माल होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। कच्चे माल को भट्ठी में झोंका जाता है। यहाँ यह प्रगलित होता है। प्रगलित होने से क्या आशा है? तो दोस्तों, प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। प्रगलन के द्वारा उन अशुद्धियों को समाप्त कर दिया जाता है और मूल तत्व को अलग कर लिया जाता है। प्रगलन के बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात जो है अधिक कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकिल, तांबा और अन्य धातुओं जैसे थोड़ी बहुत मात्रा मिलाकर इस्पात में इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं और मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और उसे जो है जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है।
इस्पात उद्योग जो होता है ये आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड होता है, यानी रीढ़ कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका उपयोग हम करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप या जो आयल कुएं होते हैं, तेलों के कुएं होते हैं, वो इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं और इस्पात की ही पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का जो खनन है वो इस्पात के उपकरणों से होता है और कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के ही बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है और 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। और बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप होना, नहरों और रेलवे के निकट होना था। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट जो है सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और इसका लाभ देते हुए विकसित हुए और सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो हैं इनमें मुख्य रूप से भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस चित्र में किस प्रकार से झोंका भट्ठी में लौह अयस्क से इस्पात तक का निष्कर्षण दिखाया गया है कि सबसे पहले भट्ठी में जो है लोहा को गलाया जाता है, प्रगलित लोहा एक तरफ और धातुमल अलग इकट्ठा हो जाता है। इसमें जो चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोक होता है ये जो होता है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में प्रगलित लोहा प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति किस प्रकार से दर्शाई गई है। दोस्तों 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति यहाँ पर थी। इसके अलावा देखिए 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम स्थिति ये क्षेत्र होने लगे, लेकिन 1950 से अब तक की स्थिति जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग अवस्थित होने लगे। और यहाँ पर देखिए इस दुनिया के नक्शे में कि किस प्रकार से प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग के केंद्रों को दर्शाया गया है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के अनेक देशों जैसे स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और रूस के प्रदेशों में, जापान आदि में तथा भारत और दक्षिणी अफ्रीका में, ब्राज़ील में लौह इस्पात उद्योग दर्शाए गए हैं। आइए भारत में जो लौह इस्पात उद्योग हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे जमशेदपुर। दोस्तों 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। ये निजी स्वामित्व में था और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई और बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसकी अवस्थिति दर्शाई गई है। जो रेड कलर से हैं वो मुख्य सड़कें हैं और यहाँ पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। टाटा इस्पात का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्वर्णरेखा नदी और यहाँ पे खरकई नदियों के बीच में ये स्थित है। दोस्तों साकची को कई कारणों से इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए चुना गया। ये स्थान जो था वो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट था। यहाँ पर विशाल बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई।
जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग था उसके विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर ग्रेट लेक्स क्या है। दोस्तों, महान झील प्रदेश के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी ये 5 झीलें हैं। इन झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अब आइए जमशेदपुर के बाद दूसरे जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र के बारे में हम जानेंगे, वो है पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है और पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनीसोटा से लोहे की खानों से प्राप्त होता है। ये पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हैं। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। यह लौह अयस्क के नौ परिवहन के लिए सबसे सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों द्वारा लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे प्रमुख उद्योग इस्पात उद्योग के बाद सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। दोस्तों, धागे से कपड़े की बुनाई होती है। यह एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है और रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं और इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। दोस्तों, प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनेन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल होते हैं। टेक्सटाइल। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग जो है टेक्सटाइल उद्योग कहलाता है और टेक्सटाइल शब्द लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग दुनिया के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी से पावरलूम के विकास ने ब्रिटेन में और बाद में दुनिया के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया और आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। दोस्तों, भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत में उत्तम क्वालिटी यानी उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर के दोस्तों सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बुने होने के कारण सूती वस्त्रों का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। ये सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत यानी मशीनों के द्वारा औद्योगिक यूनिट में किया जाता था। पहली सफल जो है यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के
तेजी से फैलाव में सहायक रहा। दोस्तों, दुनिया का देश का पहला वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। और प्रारंभ में जो उद्योग, ये सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा था, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत सूती वस्त्र उत्पादन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आइए देखते हैं अहमदाबाद के बारे में। दोस्तों, अहमदाबाद भारत का प्रमुख सूती उत्पादक केंद्र है सूती वस्त्रों का, और गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी और यह जल्दी ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण ये रहा कि यहाँ पर अनुकूल अवस्थिति कारक सूती वस्त्र के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है और सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, रेल मार्गों का जाल बना है। इसके कारण सूती वस्त्र देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच सकते थे और इसकी बाजार तक कच्चा माल आसानी से पहुंच जाता था। और नज़दीक में मुंबई पत्तन जो था, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करता है। लेकिन हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं भी हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों से मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद के बाद एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र देखते हैं, ओसाका, जो कि जापान में है। दोस्तों, ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध कराता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त है और योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। यहाँ पर श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हैं और पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास जो है वो मिस्र, भारत और चीन तथा यूएसए से आयात की जाती है और परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। दोस्तों, उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उनका एक अच्छा बाजार है, लेकिन देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हाल में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग लेते जा रहे हैं। दोस्तों, जो है ये हमने अहमदाबाद और ओसाका के अध्ययन द्वारा सूती वस्त्रों का जो केंद्र था उसके बारे में देखा। अब आइए देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों, यदि कोई कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित करती रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरी दुनिया में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। जैसे 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में, डैनी और बेंगलुरु में, अस्मिता एक ही परियोजना में कार्य कर रहे हैं। जब अस्मिता बेंगलुरु में सोती है, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है और अपने दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे के बाद जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने दिन की समाप्ति के बाद वह कार्य के परिणाम पूरा कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार वे संवाद और कार्य दोनों साथ साथ करते हैं। ऐसे लगता है कि मानो दोनों एक साथ आसपास के कार्यालयों में बैठे हों। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय उद्योग हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है
और इस उद्योग को मुख्य कारक जो अवस्थिति को निर्धारित करता है वह संसाधनों की उपलब्धता, लागत और अवसंरचना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य जो नाभि क्षेत्र हैं वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में स्थित हैं, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर स्थित है, यहाँ इसका नाम सिलिकॉन पठार है और यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है और यहाँ शायद ही तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थितिक लाभ के नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप इन शहरों के समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और शोध संस्थान हैं, जिसमें BEL, भेल, HAL, NAL, DRDO, इसरो, ITI, IISc, NCBS और UAS के मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र हैं। दोस्तों, भारत के महानगरीय केंद्रों में कुछ अन्य स्थानों पर भी सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र स्थापित हैं। इसमें मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई हैं। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में स्थापित हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन पठार और बेंगलुरु का अवस्थितिक लाभ। भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान हैं। यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ का किराया और रहन सहन का खर्च भी कम है। और सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा की गई थी और इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। इस प्रकार अगर जो सिलिकॉन घाटी का अध्ययन करें तो दुनिया में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों के समीप है। यहाँ की जलवायु सुहावनी, आकर्षक और स्वच्छ है और मुख्य सड़क और हवाई पत्तन के समीप स्थित है और बाजार और निपुण कार्यबल अच्छी पहुँच है सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में। तो ये सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया और बेंगलुरु के अवस्थितिक और वहाँ पर उपलब्ध संसाधन जो हैं वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये सभी उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं और बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है और इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण जो है रुचिकर तथ्य दिया गया है, बेंगलोरी होना। बेंगलोरी होने का आशय है बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देश में बाह्य स्रोती हो गई, जहां पर कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध था, तो इसे बेंगलौरी होना कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कक्षा 8 के NCERT भूगोल का अध्याय 5 उद्योग। उद्योग क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है और उद्योगों की स्थापना और अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। इसके अलावा आपने प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों और कुछ केस स्टडी के माध्यम से इसको समझा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।